हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 2, जो है कि फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। जैसे कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो ह्यूमन बींग्स थे वो हंटर और गैदरर्स थे। वो हंटिंग करते थे अपने फूड के लिए और गैदर करते थे फूड फॉरेस्ट से। तो अब यहाँ ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है या ये पॉइंट दिया गया है कि वाई वर दे ऑन द मूव, वो शिफ्ट क्यों करते रहते थे, खाना बदोश जीवन क्यों जीते थे जो हंटर और गैदरर्स थे। तो खाना बदोश जीवन वो इसलिए जीते थे, इसके 3-4 पॉइंट्स हमें यहाँ दिए गए हैं इस बुक में। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब वो एक जगह रहते थे तो वहाँ के जो रिसोर्सेज थे वो ख़त्म हो जाते थे। जब रिसोर्सेज सारे यूज़ हो जाते थे लंबे टाइम वहाँ रहने से, तो उन्हें वो जगह को शिफ्ट करना पड़ता था, दूसरी जगह जाना पड़ता था। सेकेंड पॉइंट ये है कि जिन एनिमल्स को वो हंट करते थे, वो एनिमल्स अपने शिकार की तलाश में या घास चरने के लिए, पेड़ पौधे खाने के लिए जो वो इधर से उधर मूव करते थे, तो उनके मूवमेंट्स को फॉलो करते हुए वो लोग भी उस प्लेस से दूसरे जगह पे मूव कर जाते थे। थर्ड पॉइंट है, जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे हमें पता है कि वो सीजनल होते हैं, तो जब उन्हें फ्रूट्स की ज़रूरत होती है तो सीज़न के अकॉर्डिंग उन फ्रूट्स को पाने के लिए, उनको फूड अवेलेबिलिटी के लिए सीज़न बाय सीज़न वो जगह भी चेंज करते रहते थे। क्योंकि एक जगह ही तो सारे ट्रीज़ नहीं होते, अलग अलग फ्रूट्स अलग अलग सॉइल पे और अलग अलग वेदर कंडीशंस में होते हैं, अलग अलग सीजन्स में होते हैं, तो वो अपनी ऑन द मूव रहते थे उनके लिए। फोर्थ पॉइंट है नीड ऑफ वाटर। जैसे कि हमें पता है कि वाटर एक बहुत एसेंशियल चीज़ है, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे ह्यूमंस हों, सबके जीने के लिए। तो बहुत सी ऐसे नदियाँ, झीलें, झरने होते थे जिनके किनारे वो रहते थे। कुछ तो ऐसे थे जो कि पूरे साल बहते रहते थे, पर कुछ सीजनल थे जो विंटर और जैसे ड्राई सीजन्स में, समर्स में वो सूख जाते थे, तो फिर उन्हें मूव करना पड़ता, तो दूसरी जगह पानी की तलाश में जाना पड़ता था। तो ये 4 रीजन्स थे उनके मूव करने के, खाना बदोश जीवन जीने के। अब यहाँ पे बात होती है कि हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चलता है। तो इन लोगों के बारे में पता चलता है आर्कियोलॉजिस्ट की फाइंडिंग्स से। आर्कियोलॉजिस्ट ने जो एविडेंसेस उन्हें मिले हैं उनसे हंटर गैदरर्स की लाइफ के बारे में पता चलता है। जैसे बहुत से टूल्स मिले हैं, मेनली यहाँ स्टोन टूल्स की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ स्टोन एज की बात हो रही है, पैलियोलिथिक एज की बात हो रही है, तो इसमें स्टोन टूल्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो स्टोन टूल्स मिले हैं, बोन्स और वुड के टूल्स भी मिले हैं, पर स्टोन टूल्स ज़्यादा मिले हैं। स्टोन टूल्स का वो, जैसे कि हमें पता है कि वो क्या यूज़ करते थे, वो मीट के लिए और बोन्स कट करने के लिए यूज़ करते थे, पेड़ की छाल को उतारने के लिए, स्किन जो थी एनिमल्स की उसको सीलने के लिए इसका यूज़ करते थे, फ्रूट्स और रूट्स को चॉप करने के लिए इन टूल्स का यूज़ करते थे। और कुछ टूल्स ऐसे थे जिन पे हैंडल्स लगे हुए थे बोन्स या वुड के, उन्हें वो स्पीयर्स या एरो की तरह यूज़ करते थे, यानी भाले और तीर की तरह यूज़ करते थे हंटिंग के लिए, एनिमल्स को हंट करने के लिए। वुड भी यूज़ की जाती थी, एविडेंसेस मिले हैं वुड भी यूज़ की जाती थी हट्स बनाने के लिए और टूल्स बनाने के लिए, और फायरवुड के लिए भी इन टूल्स को यूज़ किया जाता था। अब यहाँ पे बात होती है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। जैसे कि आप मैप 2 में देख सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स यहाँ दी गई हैं। रेड ट्रायंगल में जो साइट्स दी गई हैं वो हंटर और गैदरर्स की साइट्स, ऐसी साइट्स हैं जहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर और गैदरर्स के वहाँ रहने के एविडेंसेस मिले हैं। ज़्यादातर ये जो साइट्स हैं ये रिवर या लेक्स के आसपास मिली हैं, यानी वाटर सोर्सेज के आसपास ये साइट्स मिली हैं, इनमें से जो अधिकतर साइट्स हैं। अब बात होती है स्टोन टूल्स की, कि स्टोन टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे उस समय के लोगों के लिए, तो अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स के लिए भी वो लोग मूव करते थे और ऐसी जगह की तलाश में रहते थे जहां उन्हें अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स मिल जाएं। रॉक पेंटिंग, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि रॉक पेंटिंग एक दिखाई गई है, तो यहाँ बताया गया है कि बहुत सी ऐसी केव्स मिली हैं जहाँ पे, जिनके वॉल्स पे पेंटिंग्स मिली हैं। इनमें से जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं इस तरह की केव्स का, वो मिली हैं मध्य प्रदेश में और साउदर्न उत्तर प्रदेश में, जिन पे इस तरह की पेंटिंग्स की गई हैं जो कि वाइल्ड एनिमल्स की हैं, और बहुत ही स्किलफुल और बहुत ही एक्यूरेसी से ये पेंटिंग्स की गई हैं।
भीमबेटका नाम की एक बहुत पुरानी साइट है जहाँ पे केव्स और रॉक शेल्टर्स मिली हैं। ये प्रेजेंट डे का जो मध्य प्रदेश स्टेट है वहाँ पे है ये साइट। लोग इस तरह की नेचुरल केव्स को क्यों चूज़ करते थे? लोग इस तरह की नेचुरल केव्स को इसलिए चूज़ करते थे कि रेन से बचने के लिए, हीट से बचने के लिए, विंटर सीजन में ठंड से बचने के लिए और तूफानों से बचने के लिए वो इस तरह की केव्स में शेल्टर लेते थे। और मे बी एनिमल्स भी रीज़न थे, वाइल्ड एनिमल्स से बचने के लिए भी उसमें शेल्टर लेते थे। और ये जो रॉक शेल्टर्स हैं और केव्स हैं ये नर्मदा वैली के पास मिली हैं। अब यहाँ बात की जा रही है कि साइट्स क्या होती हैं। तो साइट्स ऐसी जगह होती हैं, ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंसेस मिले हैं, पुराने ज़माने के रिमेन्स मिले हैं, टूल्स के, पॉट्स के, बिल्डिंग्स के। अब ये जो रिमेन्स जो हैं पुराने लोग वहाँ छोड़ गए हैं, जैसे कि ये रिमेन्स अर्थ के ऊपर भी हो सकते हैं, यानी ऐसी बिल्डिंग्स जो अर्थ के ऊपर मिली हैं, खंडर मिले हैं, जैसे कि ये केव्स मिली हैं, रॉक शेल्टर्स मिले हैं। कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो कि ज़मीन के अंदर से खोद के निकाले गए हैं, जैसे कि हमें पता है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इंडस वैली की बहुत सी साइट्स ऐसी हैं जो कि ज़मीन के अंदर दबी हुई मिली हैं और उन्हें एक्सकावेट करके फाइंड किया गया है। और कुछ ऐसी साइट्स भी हैं जो कि पानी में भी मिली। अब यहाँ बात की गई है कि क्या उस टाइम के लोग, जो स्टोन एज के लोग थे, वो फायर से फैमिलियर थे? तो यस, वो फायर से फैमिलियर थे, क्योंकि कुछ एविडेंसेस मिले हैं, कुछ ट्रेसेस मिले हैं ऐश के आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ साइट्स पे, जिससे ये प्रूव होता है कि उस टाइम के लोग फायर का यूज़ करते थे। अब वो यूज़ बहुत तरह से हो सकता है, मे बी वो खाने के लिए यूज़ करते थे, एनिमल्स से बचने के लिए यूज़ करते थे, या वो रोशनी के लिए फायर का यूज़ करते थे। अब नेम्स और डेट्स की बात की गई है यहाँ हम पढ़ रहे हैं स्टोन एज के बारे में। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसे बहुत से बड़े से नाम दिए गए हैं, जैसे कि पैलियोलिथिक एज की यहाँ बात हो रही है फिलहाल। तो पैलियोलिथिक एज जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है पैलियोलिथिक वर्ड। पैलियो यानी ओल्ड, पुराना, और लिथिक यानी स्टोन, क्योंकि यहाँ स्टोन टूल्स बहुत से मिले हैं तो पैलियोलिथिक इसे नाम दिया गया। स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है पैलियोलिथिक, जहाँ की स्टोन टूल्स एविडेंसेस मिले हैं बहुत से। ये टाइम पीरियड है फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 मिलियन ईयर्स एगो। ये एक बहुत बड़ा टाइम है, इसलिए इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, क्योंकि 99% जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो इसी टाइम पीरियड की है, तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। सेकंड है मेसोलिथिक। ये टाइमिंग पीरियड है 12,000 ईयर्स एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स एगो। मेसोलिथिक पीरियड इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ जो टूल्स मिले हैं, जो स्टोन टूल्स मिले हैं, वो कंपैरेटिवली पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स मिले हैं उनसे बहुत साइज में छोटे हैं और वेल फिनिश्ड हैं, और हैंडल्स अटैच हैं, टीनी टीनी छोटे से हैं तो उनके साथ हैंडल्स अटैच किए गए हैं बोन्स के और वुड के, और उन्हें सॉज या सिक्कल्स की तरह वो यूज़ करते थे। यानी आरी और दरांती, आरी जो लकड़ी काटने के लिए यूज़ होती है और दरांती जो घास काटने के लिए यूज़ होती है, उनकी तरह उनका वो यूज़ करते थे उस वक्त के लोग, मेसोलिथिक जो पीपल थे। थर्ड स्टेज है नियोलिथिक। इट इज़ फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो। अब नियोलिथिक का मतलब क्या है? जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, न्यू स्टोन एज। ये थर्ड और लास्ट फेज है स्टोन एज का, इसका मतलब है न्यू स्टोन एज। अब ये स्टोन जो नियोलिथिक पीरियड है वो 2 चीज़ों के लिए ज़्यादा जाना जाता है। वो क्या है? एक तो कि इस टाइम पीरियड में लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था, वो फार्मिंग से फैमिलियर हो गए थे और फार्मिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया था। दूसरा, जो इस टाइम पीरियड में एविडेंसेस मिले हैं साइट से, उनमें क्ले पॉट्स मिले हैं जो कि मे बी लोग स्टोर करने के लिए फूड को और सीड्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे, और वो डेकोरेटेड पॉट्स भी मिले हैं उसमें। तो ये था नियोलिथिक पीरियड के बारे में। अब यहाँ बात हो रही है इन्वायरमेंट चेंज के बारे में, कि इन्वायरमेंट में अराउंड 12,000 ईयर्स एगो इन्वायरमेंट में चेंज आना शुरू हो गया था। इन्वायरमेंट वार्म हो गया था, वार्म कंडीशंस हो गई थी, जिससे कि बहुत सी ग्रासलैंड्स डेवलप हुई। जब ग्रासलैंड्स डेवलप हुई तो जिन एनिमल्स को
वो इन्वायरमेंट सूट करता है, उनके सर्वाइवल के लिए फेवरेबल है, वो एनिमल्स की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई, जैसे कि डियर, एंटेलोप, गॉट, शीप, कैटल्स। जब एनिमल्स की पॉपुलेशन बढ़ी तो लोगों को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, उनकी फूड हैबिट्स के बारे में, उनके ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में उन्होंने जाना कि किस टाइम उन्हें ज़्यादा एनिमल्स मिल सकते हैं अपने फूड के लिए। और बहुत से लोगों ने उस वक्त इन चीज़ों को सीखने की वजह से हर्डिंग और रेयरिंग के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया कि आप पशुओं को वो पालें, उनका पशुपालन करना उन्होंने शुरू कर दिया। और इस टाइम में फ़िशिंग भी बहुत की जाती थी। अब ये वो टाइम भी था जब बहुत सारी ऐसी घास उगी या ऐसी ग्रासेस थी जिन पे अनाज मिला लोगों को, तो उन्होंने धीरे धीरे उन्हें इस बारे में पता चला कि ये जो अनाज है या ये जो ग्रेन्स हैं ये कब ग्रो होते हैं, ये कब उगते हैं, किन कंडीशंस में ये अच्छे से डेवलप होते हैं, कि इन कंडीशंस में अच्छे से ग्रो करते हैं, किन सीजन्स में ये पकते हैं। तो इन चीज़ों को सीखते सीखते धीरे धीरे लोगों ने फार्मिंग करना भी शुरू कर दिया, इन अनाज को उगाना शुरू कर दिया। ये जो ग्रेन्स थे उनको एज अ सीड यूज़ किया और न्यू प्लांट्स ग्रो किए और फार्मिंग शुरू कर दी। और एनिमल्स जो थे, जैसा कि हमने पढ़ा है, लोगों ने एनिमल रेयरिंग भी शुरू कर दी थी। अब इन ग्रेन्स को लोग अपने शेल्टर्स के पास रखते थे एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और फिर वो ऐसे एनिमल्स को पालते थे जो कि उनको हार्म ना करें, जो कि नेचर में जेंटल होते थे, जैसे कि शीप, गॉट, पिग, कैटल्स हो गए, काओ, बफेलो, इन सब एनिमल्स को वो उन्होंने पालना शुरू कर दिया और पशुपालन शुरू कर दिया। और इन एनिमल्स को वो जंगली जानवरों से भी बचाते थे। अब यहाँ बात आती है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की। डोमेस्टिकेशन का क्या मतलब है? डोमेस्टिकेशन का एनिमल्स के कॉन्सेप्ट में यहाँ मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ टेमिंग एन एनिमल, यानी एक पशु को पालना, अपने फार्म पे रखना या उसे पालतू बनाना, उसे कंट्रोल करके रखना। तो ये डोमेस्टिकेशन एनिमल। और प्लांट्स की डोमेस्टिकेशन का मतलब है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, यानी खेती करना। तो डोमेस्टिकेशन जो प्रोसेस थी वो ग्रेजुअली ये प्रोसेस हुई, धीरे धीरे लोगों ने सीखा। डोमेस्टिकेशन में लोगों ने अपने आप सेलेक्ट किया कि हमें कौन से प्लांट्स को ग्रो करना है, किस तरह के एनिमल्स को हमें पालना है। इससे क्या हुआ, जो वाइल्ड, धीरे धीरे जो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स थे उनमें और डोमेस्टिकेटेड जो प्लांट्स और एनिमल्स थे उनमें फ़र्क आ गया। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ 2 टीथ दिखाए गए हैं। एक तो है डोमेस्टिकेटेड पिग का जो कि बहुत साइज़ में छोटा है, और दूसरा है वाइल्ड पिग का जो कि साइज़ में बहुत बड़ा है। डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स में और वाइल्ड प्लांट्स में भी फ़र्क था, जैसे कि उन्होंने इस तरह के प्लांट्स सेलेक्ट किए थे जिनके ग्रेन्स साइज़ में बड़े हों और जिनके स्टॉक्स इतने स्ट्रॉन्ग हों कि वो कैपेबल हों कि जब वो अनाज पके तो उसका जो ग्रेन्स हैं उनका वेट वो सहन कर सकें। इस तरह के प्लांट्स को उन्होंने चूज़ किया फार्मिंग के लिए। अब डोमेस्टिकेशन थी वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस, ये नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया उन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स की। जैसे कि हमने पिछले पेजेस में पढ़ा है कि उन्होंने धीरे धीरे ये प्रोसेस इसके बारे में जाना और फिर धीरे धीरे ये प्रोसेस शुरू किया। अब जो वीट और बरले हैं ये उस टाइम में भी डोमेस्टिकेट होते थे। ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अब भी जिन्हें खेती की जाती है जिनकी, और ऐसे एनिमल्स थे जो उस वक्त भी उन्होंने शुरू किए थे पालने और वो अब तक पाले जाते हैं, जैसे कि शीप है, गॉट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। This was part 1 of this chapter. Because this chapter is so lengthy, so I divided it into 2 parts. I hope आपको समझ में आया हो जो कि मैंने आज आपको ये चैप्टर करवाया है। So अगर आपको समझ आया है, नहीं आया है, तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। And please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.